So for 9th of July, environment related news क्या क्या है? International Maritime Organization. Now, International Maritime Organization adopted revised strategy to reduce greenhouse emissions from international shipping. जो international shipping है उससे जो greenhouse emission होता है उसको reduce करने के लिए जो strategies हैं उनको उन्होंने revise किया. So during Maritime Environment Protection Committee की मीटिंग में क्या हुआ? अडॉप्ट किया है उन्होंने IMO स्ट्रेटेजी फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स. ये जो कमेटी है वो एड्रेस करती है एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज प्रिवेंशन ऑफ शिप सोर्स पोल्यूशन, शिप से पोल्यूशन ना हो, कवर्ड बाय मार्पोल ट्रीटी. उसके बाद इंक्लूडिंग ऑयल्स, केमिकल कैरीड इन बल्क, एमिशंस फ्रॉम द शिप. इन सबसे शिप रिलेटेड कोई भी इशू से पोल्यूशन कैसे ना हो उन इश्यूज को ये कमेटी देखती है. नो मैरीटाइम शिपिंग क्या बोल रहा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर 3% ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस एमिशन. IPCC की 2022 की रिपोर्ट जो है वो बोल रही है कि 3% ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन से रिलेटेड कामों से जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है उसका 3% कंट्रीब्यूट कौन करता है? शिपिंग से, मैरीटाइम शिपिंग से. राइट. अब ये जो स्ट्रेटेजी था उसके कुछ हाइलाइट्स क्या क्या हैं? तो मैरीटाइम कंट्रीज अपग्रेडेड देयर ग्रीन हाउस एमिशन स्ट्रेटेजी टू रीच नेट जीरो बाय और अराउंड 2050 विदाउट स्पेसिफाइंग अ डेफिनेट ईयर्स. कंट्रीज एग्रीड ऑन इंडिकेटिव चेक पॉइंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग बाय एट लीस्ट 20%, स्ट्राइविंग फॉर 30% बाय 2030. कंट्रीज क्या करेगी? कोशिश करेगी कि मिनिमम 20% अभी जो है वो लोग रिलीज कर रहे हैं उससे कम हो जाए और मैक्सिमम 30% जो 2030 तक ये लोग अचीव करना चाहते हैं और एंड एटलीस्ट 70% और 80% बाय 2040 तक 70% से 80% तक एमिशन ये कम कर ले कंपेयर टू 2008 के लेवल में. 8 में जितना वो लोग रिलीज करते थे उसके कंपैरिजन में जो अभी बढ़ा हुआ है उसको 70 to 80% तक 2040 तक खत्म कर ले. Now CO2 emissions per transport work as an average across the international shipping by at least 40% by 30 and compared to the emission transport work मतलब कोई भी जो टोटल ट्रांसपोर्ट वर्क है थ्रू शिपिंग हो रही है उसमें 40% 2030 तक कम करना चाहते हैं कंपेयर टू 2008. अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हेडक्वार्टर है लंदन में. स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर्स टू इम्प्रूव सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग टू प्रिवेंट पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स. मतलब शिप्स के पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. 175 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं कोस्टल जोन रेगुलेशन. कोस्टल जोन यानी ये हो गया आपका इंडिया, ये हो गया आपके ओशंस. तो ये जो जोन हुआ ना इसको बोलेंगे हम कोस्टल जोन. तो इसको रेगुलेट क्योंकि ये मतलब बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से एनवायरमेंटली काफ़ी सेंसिटिव जोन होता है तो इस एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको रेगुलेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया गया है. ये कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. अब न्यूज़ में क्या है? हैज़ एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ कोस्टल जोन रेगुलेशन जोन क्लियरेंस टू 10 years फ्रॉम प्रेजेंट 7 years. मतलब एक बार क्लियरेंस पहले देते थे तो वो 7 साल के लिए वैलिडिटी होता था बट अब वो 10 साल के लिए वैलिड होता. काम क्यों? क्योंकि to harmonize coastal clearance with environmental clearance. मतलब एक बार में ही आप दोनों काम एक साथ कर लेने के लिए. Extended by a maximum period of 1 year if an application is made by the applicant within the period of validity. मतलब एक साल के लिए आप अगर 7 साल हो गया उसके बाद एक साल के लिए आपको ये बढ़ा दिया जा सकता है. जो आपको क्लियरेंस है यूज करने के लिए वो आपको बढ़ा सकता है. अब वो और क्या बोल रहा है जो मिनिस्ट्री है उसने और भी बताया कि ये जो क्लियरेंस रहेगा वो ट्रांसफरेबल रहेगा टू अनदर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स. मतलब अगर आपको किसी एक काम के लिए क्लियरेंस दिया गया है बट आप कोई और भी काम वहाँ पे अगर कर रहे हो तो आप उसी क्लियरेंस के सर्टिफिकेट से उसको भी वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो. Now clearance refers to approval for projects that fall in the vicinity of coastlines. ठीक है? So coastal stretch of seas, bays, estuaries, creek, river and backwaters which are influenced by tidal action up to 500 meters from high tide line and land below low tide lines and HTLs are classified under coastal regulation zone. क्या बोल रहा है? Coastal stretches of sea, बे जो होता है, बे हो गया आपका बे ऑफ बंगाल बे, एस्चुरीज, क्रीक्स, रिवर जहाँ पे मीट करता है, बैक वाटर्स जहाँ पे टाइडल एक्शन 500 मीटर तक अगर आपका हाई टाइड का एरिया हो, लो टाइड एरिया जहाँ तक हो, उन सब एरियाज को क्लासिफाई किया जाता है कोस्टल रेगुलेशन जोन में. ये किसके अंडर आता है? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आता है. सो डिफरेंट कोस्टल जोन्स क्या क्या है? कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 इकोलॉजिकली सेंसिटिव होता है. कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 विद इन द एग्जिस्टिंग म्युनिसिपल लिमिट्स अदर अर्बन एरियाज. जो म्युनिसिपैलिटी का जहां तक एरिया पहुंचता होगा उनको कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 बोलते हैं. 3 रिलेटिवली अनडिस्टर्ब मतलब ये बिल्कुल क्लोज टू दी ओशन वाले जो रीजन्स होंगे वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब होंगे, इस कैटेगरी 3 में आता है. और कैटेगरी 4 में आता है डेजिग्नेटेड टू वाटर एरिया फ्रॉम लो टाइड लाइंस टू 12 नॉटिकल माइल्स ऑन द सी वर्ड्स. मतलब कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक, लो टाइड एरिया से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया होगा वो कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 हो. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज, हाइड्रोजन फ्यूल बस. न्यूज में क्या है? द फर्स्ट साइंटिफिक टेस्ट रन ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड बस विल लाइकली बी अंडर वे इन दिल्ली फॉलोड बाय अदर स्टेट्स. मतलब हाइड्रोजन पावर्ड बसेस सबसे पहला
मतलब उसका टेस्ट रन होने वाला है दिल्ली में, उसके बाद धीरे धीरे और स्टेट्स में भी होंगे। हाइड्रोजन बसेस क्या होते हैं, वो फ्यूल सेल बैटरी से चलता है और कोई इमिशन, कार्बन इमिशंस नहीं होते हैं। जो इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च हुआ था पुणे में, आपको पिक्चर्स भी याद होंगे, नितिन गडकरी साहब ने उसको इनॉग्रेशन किया था। So what is hydrogen fuel? ये क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो इमिशन फ्यूल बर्न विद ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बाई प्रोडक्ट में कोई कार्बन रिलेटेड चीजें नहीं प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन को आप कैसे बना सकते हो, हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, H2O को ब्रेक करोगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग या गैसिफिकेशन, नेचुरल गैस ऑन रिएक्शन विद स्टीम प्रोड्यूस सिंथेसिस गैस, सिंथेटिक गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आप नेचुरल गैस का गैसिफिकेशन करोगे तो वहां से भी आपको मिलेगा। और फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या, बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, कोई भी जो बायोमास, गोबर हो गया, कचरा, जो वेजिटेबल पील्स हो गए, इनको ये हो गया आपका बायोमास, उसको जब आप कन्वर्ट करोगे शुगर से तो उस प्रोसेस में भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब हाइड्रोजन से क्या, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, तो ये देखो आपको ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सेल यूजेस हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, कंबाइन हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाटर। नाउ हाइड्रोजन इज फेड टू एनोड एंड एयर इज फेड टू द कैथोड। ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आपको यहाँ पे आपने सप्लाई किया एनोड में, और यहाँ से क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन आ रहा है O2, आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो O2, राइट। तो क्या होगा, अब जब ये हाइड्रोजन है, कैटलिस्ट क्या करेगी, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो हाइड्रोजन को ब्रेक करेगी, हाइड्रोजन को ब्रेक करेगी H प्लस इलेक्ट्रॉन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहाँ से ऐसे फ्लो कर जाएगी, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ आएगा, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ से आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो या एयर सप्लाई कर रहे हो, तो हाइड्रोजन H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपको H2O बनाएगा, राइट। सो ये हो गया, तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, वाटर, कहीं कहीं से भी कार्बन रिलीज नहीं हो रहा है, और आपका हाइड्रोजन से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। सो ये हो गया आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसका यूज क्या है, एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल, नो टेल पाइप एमिशन, जो बस वगैरह में जो पाइप से एमिशन और धुआं निकलता है वो कोई एमिशन नहीं होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा, रिफ्यूल बहुत जल्दी हो सकता है आपका। So that's it for hydrogen fuel. So now next moving on to next news, that is ethanol blended petrol. So news में क्या है, Union Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that 20% ethanol blended petrol E20 will be available across India by 2025. So क्या है ethanol blended? ethanol blended कुछ नहीं है, 100% पेट्रोलियम में आप 20% जो है वो इथानॉल को ऐड कर रहे हो। सो आपका कोई भी जो फ्यूल होगा वो 20% इथानॉल से बना होगा प्लस 80% पेट्रोलियम से बना होगा। सो दैट इज इथानॉल ब्लेंडिंग। प्रोड्यूस कैसे होता है इथानॉल, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट या बायोपेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से, सच एज इथिलीन हाइड्रेशन से आपको इथानॉल बनेगा। सो इथानॉल ब्लेंडिंग के लिए शुगर केन का काफी यूज इंडिया में हो रहा है, कैन बी ब्लेंडेड विद पेट्रोल, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्लीनर एनवायरनमेंट। इससे क्या, पेट्रोल से जो इमिशंस है वो भी कम होगा और आपके जो खर्चे हो रहे हैं इंपोर्ट करने में ऑयल, वो उसमें भी बचाव होगी। सो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के अंडर में ये इथानॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है, जो टारगेट करती है 20% ब्लेंडिंग 2030 तक, जो पहले था, बट अब उसको कम करके 2025 तक का ही टारगेट रख रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, ऑडेशियस गोल, नीड क्यों है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में फायदा, एनवायरमेंट का फैक्टर है। इससे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ जॉब्स वगैरह होंगे, कार्बन कटिंग